गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग मैरिज पे डिस्कस कर रहे हैं और मैरिज के बहुत सारे एस्पेक्ट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमने आपको बताया था कि जब शादी हो जाती है तो बहुत सारे लीगल राइट्स, ऑब्लिगेशंस ये क्रिएट हो जाते हैं और ये हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को होता है। लेकिन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ड्यूटीज आइदर बाय हस्बैंड और बाय वाइफ, तो उसकी लीगल रेमेडी क्या है वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट लीगल रेमेडीज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ्स। तो लीगल रेमेडीज ऑफ हस्बैंड, नंबर वन इज डाइवोर्स। आप जानते हैं कि डाइवोर्स इज द नेचुरल कोरोलरी ऑफ मैरिज। डिटेल में हम लोग जब डाइवोर्स के चैप्टर में आएंगे तो डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डाइवोर्स मुस्लिम लॉ में सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड को देने का अधिकार है। वाइफ हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं दे सकती। हाँ, डाइवोर्स लेने का उसे प्रावधान है, खुला है, इसमें वो डाइवोर्स ले सकती है, लेकिन डाइवोर्स दे नहीं सकती। तो हस्बैंड को पहला राइट है डाइवोर्स, लेकिन डाइवोर्स इन केस ऑफ इफ वाइफ इज नॉट अगर वो जो भी ड्यूटीज दिए हुए हैं अगर वाइफ उसको नहीं निभाती है और शी इज नॉट फॉलोइंग और एक्सेप्टिंग और डिनाइंग द लीगल कमांड्स ऑफ हस्बैंड, तो ऐसे केस में हस्बैंड को डाइवोर्स देने का अधिकार है। और दूसरा जो उसका लीगल राइट है वो है रिफ्यूजल ऑफ मेंटेनेंस। जो शादी की कंडीशन है कि मेंटेन करना है हस्बैंड को, इरेस्पेक्टिव द फैक्ट दैट इवन वाइफ हैज हैविंग सफिशिएंट मीन्स ऑफ मेंटेनिंग हरसेल्फ, इन स्पाइट ऑफ दैट husband has duty under obligation to maintain his wife, तो वो मेंटेनेंस को रिफ्यूज कर सकता है अगर उसके लीगल कमांड्स को नहीं माना जाता है या जिस पर्पस के लिए शादी होती है उसमें अगर वो पर्पस फेल होता हुआ नजर आता है या फेल होता है। और तीसरा जो राइट है वो सिविल सूट फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। कंजुगल राइट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये तीसरा रिमेडी है हस्बैंड के पार्ट। वाइफ के पार्ट में क्या क्या रेमेडी है? इफ हस्बैंड इज नॉट फुलफिलिंग द ड्यूटीज, जो शादी में उसको जो उसके ऊपर जो ड्यूटीज आयत हो जाती हैं, अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो वाइफ को भी रेमेडीज अवेलेबल हैं मुस्लिम लॉ में। और नंबर वन रेमेडी इज सूट फॉर मेंटेनेंस। अगर हस्बैंड मेंटेन नहीं करता है तो वाइफ मेंटेन करने के लिए सूट ला सकती है। एंड if there is any imminent danger of her person, हस्बैंड द्वारा कुछ ऐसा काम किया जाता है कि ऐसा महसूस होता हो वाइफ को कि उसकी लाइफ खतरे में है, तो ऐसे कंडीशन में वो हस्बैंड के साथ नहीं रहने के लिए भी उसको राइट दिया हुआ है कि नहीं रह सकती। और तीसरी चीज है कि अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, सेक्शन 125 सीआरपीसी में वाइफ मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। और चौथा ये है कि जितनी भी रेमेडी सिविल एंड क्रिमिनल लॉ में है, एनी एक्ट्स अमाउंट्स टू हर्ट, क्रिमिनल फोर्स, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, इंडियन पिनल कोड में जो कुछ भी प्रावधान है जो अपराध की श्रेणी में लाते हैं, अगर हस्बैंड द्वारा ऐसा कुछ काम किया जाता है तो वाइफ को ये राइट है कि वो हस्बैंड के साथ नहीं जाएगी। हम लोग बात कर रहे थे कि जब हस्बैंड को कंजुगल राइट्स का अधिकार है, यानी कि सूट फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। ये कंजुगल राइट्स क्या है? दिस कंजुगल राइट्स इज, ये ऐसा कंसेप्ट है जो इंडिजिनस पार्ट है मुस्लिम लॉ का, इंडियन। इनफैक्ट कंजुगल राइट्स का कंसेप्ट मुस्लिम लॉ में नहीं है, पहले नहीं था, लेकिन जब से ये आपको डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट आया 1939, तो उसके अंतर्गत कुछ ग्राउंड्स दिए गए कि यह वाइफ सीख कर सकती है सेपरेशन के लिए, या अगर हस्बैंड कंजुगल राइट्स के अंतर्गत कोर्ट में जाता है तो वाइफ अपने आप को डिफेंड कर सकती है। कंजुगल राइट्स का मतलब ये हुआ कि अगर आइदर ऑफ स्पाउसेस, अगर वाइफ या हस्बैंड ये एक दूसरे के कंपनी को छोड़ देते हैं
या वाइफ इज़ नॉट अलाउइंग हस्बैंड फॉर कंजुगल डोमिसाइल, ऐसे केस में हस्बैंड कंजुगल राइट्स के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा सकता है। एक केस था शाहिना परवीन वर्सेस मोहम्मद शकील, ये 1987 का केस है दिल्ली का। उसमें हस्बैंड जो है वो वाइफ के ख़िलाफ़ बहुत क्रिमिनल चार्जेस लाता है और फिर बहुत उसको परसू करता है। तो ये सब देखा जाता है कि ये एक तरह की क्रूएल्टी है और ये फिट ग्राउंड है कि वाइफ कंटेस्ट कर सकती है। तो अगर हस्बैंड कंजुगल राइट्स के लिए कोर्ट में जाता है तो वाइफ किस किस ग्राउंड पे उसको कंटेस्ट कर सकती है। तो पहला ग्राउंड यह है कि वैलिडिटी ऑफ मैरिज। जैसे एक शादी थी, एक शादी जैसे इद्दत की पीरियड में हो जाती है, मैंने बताया था आपको शुरू में कि इद्दत की पीरियड में शादी जो होती है वो इरेगुलर हो जाती है। तो एक शादी है, इद्दत की पीरियड में हो गई, इद्दत ख़त्म हो गई, उसके बाद वाइफ उसको छोड़ के चली गई, तो वो कंजुगल राइट्स के लिए गया और कोर्ट ने कहा कि नहीं, चूँकि ये शायद शादी इरेगुलर थी इसलिए इसमें डाइवोर्स का कोई ये आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए सीख नहीं कर सकते, वो रेमेडी आपको अवेलेबल नहीं होगी। दूसरा ये फ्रेंड्स लीगल क्रूएल्टी। लीगल क्रूएल्टी यानी कि अगर ऐसा कुछ हस्बैंड करता है कि वाइफ मानसिक तौर पर परेशान हो जाए या ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाए कि वो हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती है, तो ऐसे कंडीशन में भी वो हस्बैंड को छोड़कर जा सकती है। और हस्बैंड अगर कंजुगल राइट्स के अंतर्गत उसको लाना चाहता है तो फिर कोर्ट वाइफ के फेवर में जाएगा। एक केस था इतवारी वर्सेस असगरी, ये केस है 1960 का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है ये। इस केस में हस्बैंड जो है दूसरी शादी कर लेता है और दूसरी शादी करने के बाद पहली बीवी चली जाती है। तो उसमें कोर्ट ये कहता है कि दूसरी शादी करने के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जो पहली वाइफ उसके साथ नहीं रह सकती कंफर्टेबली, तो उसे जाने का अधिकार है। और इस तरह से कोर्ट हस्बैंड के फेवर में नहीं जा करके वाइफ के फेवर में फैसला दिया। अदर ग्राउंड्स जो लीगल क्रूएल्टी के बनते हैं, जो लीगल क्रूएल्टी के अंतर्गत आते हैं, जैसे अनफाउंडेड एक्विजिशन ऑफ एडल्ट्री अगेंस्ट हिज वाइफ, अपनी वाइफ के प्रति ही उसका ऐसा भाव हो, एडल्ट्री का चार्ज लगा देता हो, या सिविल एंड क्रिमिनल केसेस करता हो, वाइफ के उस पर ग्रीवियस चेस्टाइजमेंट, बहुत एलिगेशन लगाता हो उसके कैरेक्टर को लेकर के, या ग्रॉस फेलियर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज विच आर इम्पोज्ड बाय वैलिड मैरिज कंडक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ। तो जो वैलिड मैरिज में जो ऑब्लिगेशंस हैं, अगर हस्बैंड फेलियर है उस पार्ट पे, नहीं निभा पाता है, तो ये भी लीगल क्रूएल्टी में ही आएगा। या फिर मैंने बताया था आपको कि मुस्लिम लॉ एक कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें हस्बैंड एंड वाइफ के दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो अगर हस्बैंड ऐसा कुछ करता है कि वाइफ को फोर्स करे कि वो अपनी प्रॉपर्टी हस्बैंड के नाम ट्रांसफ़र कर दे, तो ये भी ग्राउंड हो सकता है लीगल क्रूएल्टी का। या फिर कोई दोनों के बीच एग्रीमेंट हो डाइवोर्स का। एग्रीमेंट डाइवोर्स का ऐसा है कि जैसे कि अगर आप दूसरी शादी करेंगे तो आपको डाइवोर्स देना पड़ेगा, अगर इस तरह की भी कंडीशन हो तो ये भी लीगल क्रूएल्टी में आ सकता है, वाइफ कंटेस्ट कर सकती है। या फिर एक्सकम्युनिकेशन ऑफ हस्बैंड हो, अगर एक्सकम्युनिकेशन है तो ऐसे केस में एक्सकम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी का हस्बैंड है या जिस कास्ट का हस्बैंड है उसके कास्ट से उसको एक्सपेल कर दिया जाए, तो ये भी हो। या फॉर द सेक ऑफ हस्बैंड का इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड हो, तो ये भी कंटेस्ट करने का एक ग्राउंड हो सकता है। नॉन पेमेंट ऑफ प्रॉम्प्ट डावर, मैंने बताया था कि शादी में डावर एक कंडीशन है, और अगर प्रॉम्प्ट डावर है यानी कि वो देना है हस्बैंड को और वो एट द टाइम ऑफ मैरिज नहीं देता है, ये भी ग्राउंड होता है कि वाइफ विल नॉट अलाउ एक्सेस ऑफ हर हस्बैंड, तो ये नॉन पेमेंट ऑफ प्रॉम्प्ट डावर भी हो सकता है। इस तरह से हम देखते हैं लियान एंड जिहार है। लियान एंड जिहार ये टर्म्स हम लोग डाइवोर्स में देखेंगे। लियान जिहार ऐसा है कि हस्बैंड कुछ ऐसे शब्द कह देता है वाइफ के लिए जो दोनों का साथ रहना, वो ऐसे रिलेशंस का कुछ रेफरेंस दे देता है कि उसमें वो नहीं रहती है। तो जैसे अपनी माँ से कंपेयर कर दे या बहन से कंपेयर कर दे वाइफ को,
तो ऐसे कंडीशन में फिर वो रहना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन भी हो सकते हैं उसे हस्बैंड से दूर रहने के, और वो कंटेस्ट कर सकती है इन केस ऑफ इफ हस्बैंड इज इंस्टीट्यूटिंग सूट फॉर कंजुगल ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। एपोस्टेसी भी ग्राउंड हो सकता है। एपोस्टेसी जैसे कि अगर औरत धर्म परिवर्तन कर ले औरत अगर धर्म परिवर्तन कर ले और हस्बैंड उसको रखना चाहता है तो वाइफ को ये ग्राउंड नहीं होगा सेपरेट होने का। लेकिन अगर हस्बैंड धर्म परिवर्तन कर लेता है तो वाइफ उसके साथ नहीं रह सकती है और डाइवोर्स कर सकती है। और ऐसे केस में अगर अलग होती है तो हस्बैंड को रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का अधिकार नहीं होगा। या फिर हम ये देख लें कि रिपुटेशन ऑफ मैरिज, यानी रिपुटेशन ऑफ मैरिज दैट मीन्स इंजॉइंग द राइट्स ऑफ पिवॉटी। पिवॉटी के बाद अगर शादी माइनर एज में हो गई है तो उस कंडीशन में वो मेजर होने के बाद में, पिवॉटी अटेंड करने के बाद में वाइफ उस मैरिज को रिपुडिएट कर सकती है। अगर कर दिया है तो फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स हस्बैंड को नहीं मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये चीज़ें हैं जो हस्बैंड को और वाइफ को दोनों को ये राइट्स दिया हुआ है, लीगल रेमेडीज दिया हुआ है। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग। मैं समझता हूँ कि मैरिज का चैप्टर हम लोगों ने लगभग डिस्कस कर लिया है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सुन्नी लॉ और शिया लॉ में जो मैरिज के डिफरेंसेज हैं थोड़ा सा मैं बता दूँ, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। तो मैं दोस्तों बता दूँ आप लोगों की सुन्नी लॉ में जो है प्रोपोजल एक्सेप्टेंस का कोई फॉर्मेट नहीं है, किसी जैसे कोई एक पर्टिकुलर लिखा हुआ कोई ऐसा कुछ वर्ड हो जो उसी तरह से बोलना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शिया लॉ में एक पर्टिकुलर नरेशन है कि उसी तरह से कहना है। उसी तरह से सुन्नी लॉ में अगर कंपल्जन में भी या विदाउट एनी इंटेंशन भी अगर मैरिज हो गई है तो उसको वैलिड मान लिया जाता है, जबकि शिया लॉ में ये वैलिड नहीं है, ये वाइड है। सुन्नी लॉ में विटनेस का होना, 2 मेल का होना या 1 मेल और 2 फीमेल अगर एडल्ट हैं तो उनका होना, ये कंपल्सरी मानते हैं। लेकिन शिया लॉ में ये नेसेसरी नहीं है। उसी तरह से जो प्रोहिबिशन, जो डिग्री और प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशंस में बताया था आपको कि एब्सोल्यूट है, वो आपको कंसेंग्युइनिटी के बेस पे हो सकता है या एफिनिटी के बेस पे हो सकता है या फिर फर्स्टेज के बेस पे हो सकता है। एफिनिटी जो मुस्लिम लॉ में है वो एफिनिटी अगर किसी तरह से वो अनफेमिलियर टर्म्स जो क्रिएट हो जाता है उस केस में भी इसको मान लिया जाता है। लेकिन शिया लॉ में इनफेमिलियर नहीं है, बट पर्टिकुलर इंटरकोर्स इज नेसेसरी। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम लॉ में नॉन मुस्लिम से शादी, किताब या शादी हनफी सेक्ट में, सुन्नी सेक्ट में हो सकती है, लेकिन वैलिड है। लेकिन शिया लॉ में ये वैलिड नहीं है। उसी तरह से हम देखते हैं कि मुता मैरिज हनफी लॉ में, सुन्नी सेक्ट में, हनफी लॉ में मुता मैरिज अलाउड नहीं है, जबकि शिया में अलाउड है। तो इस तरह से कुछ खास डिफरेंसेस हैं। और आई थिंक दिस चैप्टर इज़ ओवर। और आप लोग खालिद रशीद या अकील अहमद की किताब देखिए, और अगर कहीं भी आप लोगों को अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, उसको हम क्लियरफाई कर देंगे। नंबर नोट कर लीजिए 7282073686। इस पर आप लोग क्वेश्चंस भेजेंगे, फिर हम जवाब आपको दे देंगे। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग डाउट पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।